अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट और मैं हूं अली डार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से। ये टर्म आपने शायद सुनी हो या आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस टर्म को बहुत ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि एफबीआर की जानिब से एक ऐसी पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है जिस पॉलिसी के तहत जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, अब उनको अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना होगा। अच्छा, अब सुनने में तो बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो पाएगी? कौन कौन से कारोबार करने वाले जो हजरात हैं उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी डिजिटल इनवॉइसिंग की? किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा? और सवाल मेजर ये भी है यहाँ पर कि क्यों आखिर इसको एफबीआर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी किस हद तक जो है वो अहम है। क्या वो ट्रांसपेरेंसी इसकी मुमकिन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? और सबसे अहम चीज़ ये कि डिजिटल इकोनॉमी की बहुत बात चल रही है, आईएमएफ भी जिक्र कर रहा है कि इन तमाम तर चीज़ों को आप डिजिटलाइज करें, क्यों कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी की हद तक महदूद है या वाकई में अब उनको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। वो कोई भी कारोबार कर रहा है, किस भी तरह का कर रहा है, आज के इस पॉडकास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो बहुत रेलिवेंट हैं इस टॉपिक को लेकर। राव एहसन गुलरेज साहब। राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वकीली। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। राव साहब जो हैं वो फाउंडर हैं, सीईओ हैं सिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के। राव साहब, पहले तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको पहले आप ये ज़रा क्लियर कर दें, उनको ये बताएं कि ये जो मैंने तमाम तर अपने इंट्रो में चीज़ें बताई हैं ये मुमकिन है, नहीं है, और उससे भी पहले चीज़ ये आप एक्सप्लेन करें कि आखिर ये डिजिटल इनवॉइसिंग क्या चीज़ है, किसको कहते हैं डिजिटल इनवॉइसिंग? बेसिकली जो डिजिटल इनवॉइसिंग है ये एक सिंपल जो टर्म यूज़ हो रही है, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप जो मैनुअल काम कर रहे हैं, सपोज अभी तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इस टाइम अपना एक प्रॉपर सिस्टम के साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जो मैनुअल भी चल रहे हैं उनके लिए ये एफबीआर की ये रिक्वायरमेंट अब आ गई है, ये मैंडेटरी कर दिया है कि आप जो भी सेल्स अभी राइट नाउ जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें सेल्स जितनी भी आप करेंगे वो तमाम, जब भी आप सेल इनवाइस बनाएंगे वो रियल टाइम बेसिस पे एफबीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट होनी चाहिए थ्रू जो आपका सिस्टम है उनके। तो आपने ये डिजिटलाइजेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आपने अपने सिस्टम को सिंपल वर्ड्स में कनेक्ट करना है एफबीआर के सिस्टम के साथ, और आप जो भी सेल्स इनवाइस बनाएंगे या सेल्स करेंगे वो तमाम रियल टाइम बेसिस पे एफबीआर के रिकॉर्ड में जा रही होगी। इस प्रोसेस को बेसिकली डिजिटल इनवाइसिंग कहते हैं। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो इतने कारोबार हमारे बाहर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मंडियों में बड़े बड़े होल सेलर बैठे हुए हैं, अकबरी मंडी है, बहुत सारे कपड़े के कारोबार चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और सारा कैश में काम चल रहा है, तो क्या उन सबको अब अपने आप को डिजिटलाइज करना पड़ेगा? ये ज़रा वाज़े करते हैं कौन कौन से लोग जो हैं वो अब इसको फॉलो करेंगे, कौन कौन से बिजनेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं इस डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर? देखिए, तमाम बिजनेसेस जो कि एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, जो कि जीएसटी जिनके पास हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो तमाम तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट में आएंगे। उन सब को अपनी सिस्टम को डिजिटलाइज करना है, दैट इज़ मैंडेटरी। और इससे अगर कोई ये कि आज ये मतलब कहते हैं कि नहीं हो पाएगा या ये हट जाएगा, तो ये एफबीआर की जो ये एफबीआर जो पॉलिसी लेके आया है ये बहुत पावरफुल सिस्टम के साथ मार्केट में आया है। तो ये हर बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट है अब है कि उसने ये करना ही करना है लाजमी। तो ये जितने भी लोग कैश में कारोबार कर रहे हैं ऑब्वियसली ये सब लोग उस ब्रैकेट में आएंगे, क्योंकि जो इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं और एफबीआर हैं, इंक्लूडिंग जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये सब आज पूरी एक वन विंडो पे एक ही ऑब्जेक्टिव पे स्टैंड कर रहे हैं कि हमने इकोनॉमी को तरक्की देनी है, हमने मईशत को तरक्की देनी है, और इसकी रास्ते में जो भी रुकावट आएगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो यही है कि हम अब अगर इकोनॉमी को आपने स्टेबल करना है, और देखिए ये तो पूरी दुनिया में इस टाइम सब हर कंट्री का हो चुका है, हम आज अगर इस चीज़ को ये कर रहे हैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब हमें खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करना है। और अपनी अगर हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, ठीक है, और हम पाकिस्तान के जो हैं वो एक रेजिडेंट हैं, हमें ये चाहिए, हमने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है सबसे पहले इस मईशत को देखना है कि वो सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ी हो,
फिर उसके बाद देखिए सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी चीज़ को मैं एनालिसिस करता हूँ या एक अगर सिंगल कोई भी बिजनेस हम लेते हैं, हम अगर इस चीज़ को देखते हैं कि यार इसका एनालिसिस या इसके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या इसके ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिसको हम बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस एज ए बिज़नेस अगर ये कहते हैं कि यार मेरे बिज़नेस के साथ एफबीआर या गवर्नमेंट क्या मुझे दे रही है, तो उससे पहले सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि उसको इस चीज़ का जो कैलकुलेशन है वो ऐसे पता हो कि देखें अगर एनालिसिस होगा ना, एनालिसिस के लिए प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी कि एक बिजनेस जो है पाकिस्तान में वो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इस टाइम, वो कौन कौन से मसाइल का शिकार है। जब तक हम उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक हम किस तरह से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम या गवर्नमेंट जो है या एफबीआर जो है वो उस बिजनेस के लिए कैसे उसको प्रोडक्टिव कर सकती है, कैसे उसके लिए बेनिफिट्स ला सकती है। उन तमाम एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनके तमाम जो मसाइल हैं उनका हल निकालने के लिए सबसे पहले उसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो बेसिकली आप देखें पाकिस्तान में हर बंदा बिजनेस कर रहा है। अगर अब आप एक बीइंग एज ए बिजनेस ऑनर, अगर हमें ये एफबीआर को या गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आप बिजनेस कर क्या रहे हैं, कितना आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, तो फिर मैं किस तरह से एनालिसिस करूंगा कि आपके मसाइल क्या हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बेनिफिट है जो हम आपको आपके लिए इन फ्यूचर दें। उन सब के लिए पहले इकोनॉमी डिजिटलाइज होगी तो फिर ही जाके आपके जो बिजनेसेस हैं उनके मसाइल हल होंगे। ठीक है, जो आपके टारगेट्स हैं फिर वो आप अचीव कर सकते हैं। और exactly. ये इसका यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो एफबीआर जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है उसके पीछे ये तमाम द रीजंस हैं जो आपने बताई कि क्यों आखिर एफबीआर इसको लेकर इतना संजीदा है। देखिए एफबीआर पाकिस्तान का एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक डिपार्टमेंट है जिसकी सर पे ये जिम्मेदारी है कि इसने डिजिटलाइज भी करना है इकोनॉमी को, इस्टेब्लिश भी करना है, इस प्रॉस्पेरिटी भी लेके आनी है पाकिस्तान में। तो वो किस तरह से उसको ये टास्क फुलफिल करेगा, उसके पूरे गोल सेट हुए हैं। तो उसने वो पूरे अपने पैरामीटर केपीआईज बनाए हुए कि किस तरह से हमने बिजनेस को एनालिसिस करना है, इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना है, डिजिटलाइज करने के बाद फिर हमने इन लोगों को किस तरह से इनको बेनिफिट दे के इनको ग्रोथ देनी है ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हों और पाकिस्तान तरक्की करे। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब ट्रांसपेरेंसी आएगी। अगर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आएंगे तो हमें किस तरह से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमें बेनिफिट देगा। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक ऐसी पॉलिसी पहले भी एक सुनी थी हमने, गालिबन उसका POS नाम था, पॉइंट ऑफ सेल के नाम से एक पॉलिसी पहले भी स्टार्ट हुई थी जिसमें कहा गया था कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली तमाम तर चीज़ों को रजिस्टर करना है एफबीआर के अंदर। ये क्या उससे ही इंटरलिंक चीज़ है? देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में जो थी एक से 1.5 साल पहले एफबीआर ने जितने भी ये रिटेलर्स टियर 1 के जो पॉइंट ऑफ सेल रिटेल शॉप्स थी इनको डिजिटलाइज कर दिया है। ये सब हो चुके हैं और प्रॉपरली इनकी जो इनवाइसिंग है, अगर आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखेंगे जो रिसीप्ट आपको मिलेगी उसमें पॉइंट एफबीआर का प्रॉपर लोगो लगा हुआ है और एक रेफरेंस इनवाइस रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा। वो आपकी जो सेल है वो रिकॉर्डेड है। तो इससे एटलीस्ट उन्होंने ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ये कर दिया। ये उसका सेकंड फेज है। सेकंड फेज में वो अब ये क्या है, एफबीआर की ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी तमाम अदर बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं वो तमाम डिजिटलाइज हो। फर्स्ट स्टेप पे देखें उन्होंने एफबीआर ने जो सेल्स इनवाइस है उसको डिजिटलाइज करना है। मैं आपको अगर सेल कर रहा हूँ तो आपकी वो परचेज है तो परचेज और सेल तो आपकी कनेक्ट हो गई। नेक्स्ट फेज में डेफिनेटली वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, BR बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी हो गई, इन सब को डिजिटलाइज करना है। बस स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ये डिज़ाइन ऑलरेडी प्लान किया हुआ है और ये सब लोग पूरी इकोनॉमी एक दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा और हम सब लोग ये देखेंगे किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। आपने लोगों की बात की है, अवाम की आप बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इसमें अवाम का फ़ायदा किस तरह से, आपकी ये जो डिजिटल इनवॉइसिंग है इससे आम जो अवाम है उसको फ़ायदा क्या होगा और वो क्यों इसको सपोर्ट करें? देखिए सबसे पहले तो ये है कि आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हैं आपको ये रिक्वायर्ड है कि आपने मंथ एंड पे जो भी आपने सेल्स है वो आपने सबमिट करवानी है। एक तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि अगर आपने कोई भी चीज़ आपने डिस्प्ले की है तो वो एक्यूरेट गई है या नहीं गई, क्योंकि कोई आपके पास सिस्टम नहीं है, आप तमाम चीज़ें मैनुअल कर रहे हैं। मैनुअल में ह्यूमन एरर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा ओवरबर्डन कि अभी जो भी सिनेरियो जो पीछे चल रहे थे
बिजनेसेस ओवरऑल ये कि एक बिजनेस अगर उस पर बर्डन आया हुआ है, वो अगर अपनी सबमिट नहीं प्रॉपर कर पा रहा, जो उससे कनेक्टेड जो दूसरे बिजनेस है वो हिट हो रहे हैं, तो इसका रिकॉर्ड प्रॉपर मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। तो इसके अलावा FBR में जो चीज़ें आप लोगों ने एक्चुअल जो चीज़ें सबमिट होनी थी उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ जा रही थी, डिलेज आ रहे थे। तो ये है कि आवाम की सब चीज़ें ऑटोमेशन पे चली गई हैं इस टाइम। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका फोकस आपकी बिजनेस की ग्रोथ पे होना चाहिए, रेदर देन कि यार ये जो मामलात चल रहे हैं इसके लिए आपको एडिशनल एक कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, बंदे रखने पड़ रहे हैं, डेटा अलाइन करना पड़ रहा है। क्यों नहीं आप इसको रियल टाइम बेसिस पे सबमिट करवाएं? और वो जो टैक्स की कैलकुलेशन के लिए आप इतने मतलब मिस कैलकुलेशन भी हो रही है FBR की हर आए दिन। अक्सर कहते हैं कि आवाम का जो टैक्स का पैसा है वो आवाम तक पहुंचना भी चाहिए, आवाम की फलाह बहबूद पे इस्तेमाल होना चाहिए, वो किसी की जाती जेब में नहीं जाना चाहिए जी, ये बात भी की जाती है, तो इससे उसको भी फर्क पड़ जाएगा। एग्जैक्टली जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो आपका टैक्स सेंट्रलाइज हो जाएगा, टैक्स ऑटोमेट हो जाएगा, तो ग्रोथ इवेंचुअली पब्लिक का इसको बेनिफिट मिलेगा और किसी डिपार्टमेंट का इसका बेनिफिट नहीं है। राइट अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि इसमें कौन कौन से बिजनेस जो है वो आ रहे हैं, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये ऐड होता है फिर कि कोई ऐसा बिजनेस जिसको इससे इस्तिस्ना हासिल हो, जो इसके ना आए, उस पर सिस्टम पे ना आए, जिस तरह से बहुत सारे एजुकेशनल यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, पैसा तो वो भी बहुत कमा रहे हैं, उनका भी काम चल रहा है, अच्छा खासी इनकम उनकी भी होती है, वो भी एज ए बिजनेस मोटिव से काम कर रहे हैं, तो क्या उन पर भी इम्प्लीमेंट होगा? देखिए अभी उन पे नहीं है। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट कैपिटल जो इस्लामाबाद में आ रहे हैं, इनके अलावा अभी ये सब लोग अभी मुस्तस्ना हैं इससे ना, तो इन लोगों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। नेक्स्ट फेज़ में है होपफुली ये जो है ये लोग भी डिजिटलाइजेशन के इसमें पैरामीटर जी प्रोसेस में आएंगे और ये नेक्स्ट फेज़ में इसको भी करेंगे। लेकिन अभी जो है जो भी बिजनेस FBR और में रजिस्टर्ड हैं, GST में रजिस्टर्ड हैं, वो सब लोग ये कंप्लायंस पूरी करेंगे। अच्छा, मेरा फिर एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे राव साहब, वो ये बड़ा एक बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हर तरह के लोग देख रहे होंगे। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग हैं जिनका जो रेडीबान भी हैं, ठेके पे रेडियाँ देते हैं, शायद अनपढ़ भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो जब देखते हैं कि यार ये डिजिटल इनवॉइसिंग क्या चीज़ होती है, वो किस तरह से करेंगे इसके अंदर फॉल? देखें एक मेस हुआ हुआ इकोनॉमी का, ठीक है, तमाम बिजनेसेस हैं वो इस टाइम हैं, आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। जब ये फिल्ट्रेशन हो जाएगी, वो जो कैश के जो क्लाइंट हैं जैसे आप ये बात कर रहे हैं, इवेंचुअली फिर ये भी नहीं बच पाएंगे, इनको भी अपने सिस्टम को डिजिटलाइज करना होगा। नेक्स्ट फेज़ में ये भी इंशाल्लाह जो भी अगला जो FBR की जो नेक्स्ट फेजेस आ रहे हैं उसमें ये सब लोग बेसिकली इनकॉर्पोरेट अपने आप को करेंगे, रजिस्टर्ड होंगे सेल टैक्स के साथ, और अपना जो शेयर है वो FBR को वो पे करेंगे, और अपना जो पार्ट है बीइंग एज ए नेशनल पाकिस्तान के जो ये रहायशी हैं, तो वो भी एक रोल है हर इंसान का, तो वो सब लोग इस चीज़ को जो है वो फॉलो करेंगे और इसको लेके आएंगे। ये नेक्स्ट फेज़ में हो जाएंगे सब लोग। अच्छा। हाँ, ये अगर नहीं है, अगर एक देखें एक और तरीके से, जैसे अभी आपने कहा है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी उनका ना NTN में उनका बना हुआ है, ना उनका GST बना हुआ है, तो ये इकोनॉमी भी इन सब लोगों को भी इसके अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो लाजमी हो गई है। अच्छा, मैं अब इसकी ज़रा इम्प्लीमेंटेशन पे आता हूँ कि किस तरह से अब ये मॉडल चलेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो ये कि इंटीग्रेशन का वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है। मैंने पढ़ा भी ये सारे इस प्रोसेस को, इस जब खबर सामने आई उसमें इंटीग्रेशन का कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपने इस प्रोसेस के अंदर अपने बिजनेस को आपने FBR से लिंक्ड करना है, आपने लिंक करना है, आपकी जो इनकम है, इनवॉइसेस हैं डिजिटल, वो लिंक हो जाएगी FBR के साथ। किस तरह से इसकी इंटीग्रेशन होगी, कैसे प्रोसेस होगा? देखिए सबसे पहले तो जो इंटीग्रेशन का जो आसान लफ्ज़ है वो है जोड़ना। ठीक है, जोड़ने का अमल, इसको इंटीग्रेशन का प्रोसेस कहते हैं, ताकि तमाम जो हमारे पब्लिक जो सुन रही है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए ये वर्ड। तो इस चीज़ से कोई हाइपर नहीं होना और कोई ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लेना। जोड़ने का अमल ये है कि आपने इसको ऑटोमेशन भी कहते हैं कि सब चीज़ खुद ब खुद हो रही है, आपका टाइम बच रहा है। तो इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है FBR का वो ये है कि FBR ने अपना एक इंटीग्रेटर जो जोड़ने के लिए जो सपोर्ट दी है जो आवाम को, उसमें 3 वो लोग हैं जो
प्राइवेट इंटीग्रेटर हैं। प्राइवेट इंटीग्रेटर का मतलब ये है कि वो प्राइवेट सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर पेड बेसिकली। एक है पराल, जो कि FBR का अपना डिपार्टमेंट है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, अगर FBR ये इम्प्लीमेंट करवा रहा है तो वो दूसरी तरफ से आपको बेनिफिट भी दे रहा है और सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहा है कि किस तरह से आपने डिजिटलाइज करना है, किस तरह से वो आपको सपोर्ट कर रहा है इस डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में। तो वो जो पराल है, पराल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने अपने जो भी उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसको अपने डेवलपर के थ्रू इंटीग्रेट करवाना है, जोड़ना है FBR के जो डिपार्टमेंट है पराल उसके साथ, ताकि आप जो भी सेल्स करें वो तमाम सेल्स आपकी FBR को रियल टाइम बेसिस पे चली जाए। यहाँ पे एक वर्ड में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो रियल टाइम। हर जो इस टाइम पब्लिक के माइंड में कि रियल टाइम क्या चीज़ है, कि जैसे हमने की ट्रांजैक्शन तो वो डायरेक्ट वहाँ पास हो जाएगी, नहीं। FBR बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। FBR कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो आप लोगों को हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा है। आप जो भी सेल इनवाइस करेंगे वो अप्रूव करें, रिव्यू करने के बाद सबमिट करें। और कोई अभी इस टाइम जैसे मार्केट में थ्रेट्स चल रहे हैं कि आपको पेनल्टी लग जाएगी, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना, बहुत लाइटली इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के कि ये आप लोगों का एक बेनिफिट समझ के इसको लेके चलें। और कोई इसमें थ्रेड नहीं है। अभी आप आराम से अपनी बैक डेट्स की अपकमिंग जो इनवाइसेस, जिस तरह से आप रूटीन में वर्किंग कर रहे हैं, आप वैसे सिंपल वर्किंग करें। कोई इसमें ऐसा ग्लिच नहीं है या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर अगर वो कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती है, लेकिन वो ये FBR को भी पता है कि बिजनेस को ऑटोमेशन अगर कर रहे हैं तो किस तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। हर बंदा तो इस चीज़ का आदी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हर तबके को उसने हाईलाइट किया है कि हर तबके की बिजनेस रिक्वायरमेंट और उसकी जो कैपेसिटी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको देखते हुए उसने ये सारा कुछ डिजाइन किया है। तो आप आराम से अपना जो जैसे प्रोसेस कर रहे हैं वैसे करें और अपना डेटा जो है डे एंड पे या नेक्स्ट डे आप उसको रिव्यू करके सबमिट करवा दें, बस। राइट। अच्छा, तो फिर ये जब जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, आसान भाषा में कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, जोड़ना, इंटीग्रेशन, तो इसमें जो मेन इंटीग्रेटर्स हैं, मेन जोड़ने वाले FBR के, वो कौन है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 प्राइवेट हैं। प्राइवेट का मतलब ये है कि वो आपको फैसिलिटेट करेंगे और आपसे चार्जेस लेंगे कि आपका जो सिस्टम है उसका जोड़ना, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, इंटीग्रेशन, उसको FBR के सिस्टम के साथ कनेक्ट करवाना जो होता है, इस प्रोसेस की वो सर्विसेज चार्ज करेंगे आपको, ठीक है। दूसरी तरफ से पराल जो है, पराल एक बहुत अच्छा फैसिलिटेटर है, FBR का अपना डिपार्टमेंट है, रिलायबल है। तो ये जब आप इनकी APIs जो हैं, वो जो जोड़ने, जैसे आप जोड़ने में जो 2 कनेक्शन होते हैं ना, जैसे केबल्स होती हैं, उसका जोड़ दिया, उसको दूसरी केबल से मिलाएंगे तो तभी वो जुड़ेगी। तो वो अपने कनेक्शंस आपको दे रहा है कि आप मेरे कनेक्शन अपने डेवलपर को कहें आप इसको जोड़ लें। तो वो हर बंदा, हर बिजनेस आराम से उसको जोड़ सकता है, वो कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, मैंने जब ये पढ़ा सारा, ये इसकी डिटेल्स में सारी पढ़ा था, उसमें एक चीज़ टर्म यूज़ हो रही थी, आइसोलेट ERP। जी, पहले तो ये बताइए आइसोलेट ERP क्या है और इसको कहा जा रहा है जी आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे ये किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जैसे प्राइवेट इंटीग्रेटर है, इसी तरह पराल है। पराल बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइसोलेट ERP एक कम्प्रीहेंसिव, कंप्लीट पावर्ड AI बेस एक ERP सोल्यूशन है जो कि आपको ये फैसिलिटेट कर रहा है और फैसिलिटी दे रहा है कि आप इस जो आइसोलेट ERP है, इसको यूज़ करते हुए, एक सिंपल इसका मैनुअल है, उसको यूज़ करते हुए हर बिजनेस अपने बिजनेस को जोड़ सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है FBR के जो पराल है उसके साथ। और वो अपनी कोई भी, सबसे इस टाइम जो मेन इशू आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं यार मैं अपना डेटा क्यों किसी को दूं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये। तो देखिए, फाइनेंस जो अकाउंट्स होता है, आपको पता है पेट कौन दिखाता है, ठीक है ना। तो हर बिजनेस का ये सब फर्स्ट कंसर्न ये है कि यार मैं अपना डेटा किसी भी के साथ शेयर क्यों करूं, IT फर्म्स के साथ कैसे शेयर करूं, क्या रिलायबिलिटी है। आपको पता ही है पाकिस्तान में जो इस टाइम है सिचुएशन ना, तो आप वो क्या, आइसोलेट ERP ने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि ये हमारा एक मैनुअल है, आप इसको यूज़ करें और सिंपल अपने उसको अपने FBR के जो IRS का ID पासवर्ड है उसको यूज़ करते हुए, आइसोलेट ERP को यूज़ करते हुए, एक मैनुअल सिंपल जो उर्दू में डिज़ाइन है उनके सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं, जुड़ भी जाएगा, इनवॉइस भी निकल आएगी और आपका डेटा भी सिंक हो जाएगा। और ये सब रिलायबल है,
ये सब रिलायबल है क्योंकि इस टाइम जो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो इस टाइम मार्केट में जो पराल के फैसिलिटेटर हैं, बेसिकली आइसोलेट ईआरपी सिस्टम जो है ये फर्स्ट पाकिस्तान का इंटीग्रेटर है, जो कि फर्स्ट पराल इंटीग्रेट के साथ जिसने इंटीग्रेशन जो प्रोसेस था वो फाइनल की है, तब प्रोडक्शन में तक गई है इनवाइस ना। तो फर्स्ट इंटीग्रेटर जो है वो आइसोलेट ईआरपी है पाकिस्तान में। तो हम बेसिकली ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप अपने जो बिजनेस है उसको बहुत ही रीजनेबल प्राइस के साथ, क्योंकि आपको पता है हर इस टाइम जो हर तबका है, हर बीइंग एज ए पाकिस्तानी हमें तमाम सब लोगों के लिए एक मतलब आसानी वाला जो मामला है ना वो हमने करना है। तो हमने हर बिजनेसेस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दी है और उन सब लोगों को हमने फैसिलिटेट ये कर रहे हैं कि आप अपने कोई भी टीम मेंबर या बिजनेस ओनर खुद से उस मैनुअल को रीड करें, बजाय इसके कि आप बहुत हैवी एक अमाउंट पे करें और एक हैसल मतलब बहुत लंबी जिसमें प्रैक्टिस है उसको आप करें और आगे ये भी पता नहीं है कि वो जो रिलायबिलिटी क्या है क्या नहीं है। तो आप अपना जो सिस्टम है खुद से इंटीग्रेट करें। एफबीआर की जितनी नोटिफिकेशंस हैं, जितनी कम्युनिकेशंस हैं, जितनी करस्पॉन्डेंस हैं, वो बिजनेस ओनर के साथ डायरेक्ट है। अच्छा, तो एक चीज़ तो बिल्कुल इस बात में डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ कोई मतलब दो नंबरी करेगा या हमारा डेटा को कोई मिसयूज़ कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपकी एफबीआर में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो तमाम की जो नोटिफिकेशंस हैं और जो इंटीमेशंस हैं वो एफबीआर डायरेक्ट आपको रियल टाइम दे रहा होगा आपके ईमेल एड्रेस पे। आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट जो भी आपका इंटीग्रेटर है, अगर वो आपके इंटीग्रेशन प्रोसेस को हैंडल कर रहा है तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका डेटा चोरी कर लेगा या वो मिसयूज़ कर सकता है। वो नहीं कर सकता क्योंकि एफबीआर की फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं। तो वो आप एफबीआर हर एक्टिविटी की रिपोर्ट आपको देगा कि ये आपका अमल जो है ये स्टार्ट हो गया है, यहाँ पहुंच चुका है, ये हो चुका है और इंटीग्रेशन आपकी मुकम्मल हो चुकी है। रियल टाइम में सब साथ चल रहा होगा। यानी कि इसके अंदर वो जो लूप होल्स की बातें हैं वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। ठीक है, एफबीआर ने अपना पूरा इसके पीछे पूरा थिंक टैंक बैठे हैं एफबीआर में, उन्होंने अपना एक पूरा सिस्टम बनाया है पूरे मुल्क का काम करना। यस, और जिस लेवल पे एफबीआर ने अपना सिस्टम डिजाइन कर लिया है, बहुत वो बिलियंस लगा के बैठा हुआ है अपने उस इतने पावरफुल इकोनॉमी उसने चलानी है और अगले 20-25 साल को वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो वो अपना सिस्टम जिस लेवल पे उसने डेवलप किया है, उसने हर पैरामीटर को, हर चीज को, हर बिजनेस को उसने फोकस किया है। तो किसी चीज को डरने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपने सिस्टम की बात की, मैं अगला सवाल यहाँ पे ऐड करता हूँ। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं कि टेक्निकल टर्म्स से जब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ मैं ये स्टडी कर रहा था कि इसमें कहा जा रहा है कि जो बिज़नेस आपने करना है उसमें आपने क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम जो है वो यूज़ करना है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि डेस्कटॉप इनवॉइसिंग भी तो होती है, तो मैं वो क्यों नहीं कर सकता डेस्कटॉप इनवॉइसिंग? व्हाई आई शुड चूज क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम? देखिए, आपने ये जो सवाल किए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और माशाल्लाह से आप वर्किंग करके आए हैं आज, जो भी आपने इस इंडस्ट्री बिल्कुल मैं चीज़ें पढ़ के आया हूँ सारी इस हवाले से। तो ये बहुत बहुत हॉट क्वेश्चन है इस टाइम मार्केट में, क्योंकि देखिए एक है डेस्कटॉप ऑफलाइन सिस्टम, एफबीआर बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम है। नो डाउट के आपकी सबसे एक जो वर्ड यूज हो रहा है ना वो होता है इन सब जगह पे बिजनेस के लिए, वो होता है रिलायबिलिटी। एफबीआर की जो कंप्लायंस है, अभी एफबीआर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है न्यूली विद द बिजनेसेस जो कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। तो एफबीआर की जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आती हैं कि ये भी इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो नो डाउट जो इम्प्रूवमेंट का अमल होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, वो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। तो सिस्टम एफबीआर हर दूसरे दिन, हर वीकली अपनी एक जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है ना उसको अपडेट कर रहा है और एफबीआर ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है कि आपने किस तरह से ये पैरामीटर को फॉलो करना है। और अगर आपने सपोज करें आज कोई सिस्टम जो डेस्कटॉप बेस है वो इंटीग्रेट करवा लिया, ठीक है, और डेस्कटॉप की सपोर्ट जो है वो फिर डेस्कटॉप के लिए एक डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए आपको, क्योंकि ऑनलाइन की सपोर्ट तो ऑनलाइन आप कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप एक ऑफलाइन है,
उसको आपने भले कनेक्ट कर लिया, लेकिन उसकी जो सपोर्ट है टेक्निकल, और जो उसके एफबीआर के जो रियल टाइम कंप्लायंसेस आ रही हैं, जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, उसको अब अगर वैलिडेट करवाना है या उसके लिए ऑनलाइन, उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं। हाँ, अभी ये समझ लें कि हर तीसरा क्वेश्चन जो है वो मेरे से यही हो रहा है कि यार कि हम वन टाइम क्यों ना करें, हम हर मंथली क्यों इनको लेके चलें। तो उसका बहुत सिंपल सा हम भी यही कह रहे हैं कि अभी मेच्योरिटी की तरफ है चीज़ें, थोड़ा सा मेच्योर हो लेने दें, 6 महीने वेट करें। आप जब एक दफ़ा ये चीज़ें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएं, उसके बाद अगर आप लेके जाना चाहें तो आप ले जाएं इसको ऑफलाइन, लेकिन ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस और ड्यूरिंग द मेच्योरिटी प्रोसेस, ये जो एक ड्यूरेशन चल रहा है, इस ड्यूरेशन में जो अपडेट्स आ रही हैं, एफबीआर की कंप्लायंस आ रही हैं, जो वैलिडेशंस हैं, इन सब के लिए आपको एक रिलायबल सिस्टम चाहिए। देखें आप आज दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है, ठीक है, सिस्टम कितने अपग्रेड हो गए हैं, आज भी हम वही ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी को लेके चल रहे हैं। एफबीआर जिस सिस्टम को लेके चल रहा है, अगर इन फ्यूचर जो कंप्लायंस आ रही हैं उसमें ये डेस्कटॉप वो टूल्स जो कि मार्केट में ऑब्सलीट हो गए हैं, उसके उनके ओईएम ही अगर सपोर्ट नहीं दे रहा, ठीक है, एक गाड़ी अगर मार्केट में आई है और वो अब उसका मॉडल ऑब्सलीट हो गया है और उस कंपनी ने सपोर्ट बंद कर दी है, आप उसको यूज करके कह रहे हैं कि मैं एक जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके साथ जोड़ दूं और जोड़ने के बाद मैं चलता भी रहूं और वो भी रिलायबल भी रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि एटलीस्ट जब तक अभी नई चीज सामने आई है तो थोड़ी देर आप जरा इस पे ट्रस्ट करें, इसके जरिए आप चलें जी, बाद में फिर आप जाके इसको कर भी सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक इनके सारे कंप्लायंस पूरे नहीं हो जाते, अपडेशन जो अपकमिंग आ रही है प्रॉपर नहीं हो जाती, सिस्टम मेच्योर नहीं हो जाता, रियल टाइम लेके चलें इसको। और कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। अगर आप बिजनेस को देखें, आपको एक बड़ा सिंपल सा मैं एक आंसर देता हूं, अगर आपने अपना इन हाउस फैसिलिटीज सारी कर ली, तो इन हाउस के लिए भी आपको सर्वर चाहिए, बंदा चाहिए जो हैंडल करने के लिए, ऑनर बिजनेस ऑनर सर्वर तो हैंडल नहीं करेगा। उसकी रिलायबिलिटी क्या है, डेटाबेस की रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सेव होना, उसको अगर उसके साथ कोई वो हो गया, खराब हो गया या वो डेटा लॉस हो गया, फिर आपकी जो रिलायबिलिटी और जो कॉस्ट का वो अब क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बेहतर है आप एक रिलायबल और जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है आप उसी को चूज करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और वैसे चीज़ भी मैं थी, वो भी चाह रहा था आपसे पूछ लूँ मैं, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो आप ज़रा उसको आसान अल्फाज में बताएं। एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग के अंदर एक टर्म यूज़ हो रही है, सिनेरियोज वैलिडेशन, ये क्या चीज़ है, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई। देखें, एक बिजनेस है, वो बिजनेस क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, उस बिजनेस के जो टीम है उसको तो पता है मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सही है। हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस की अपनी एक टर्म्स होती हैं। कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग में, और एफबीआर के अपने कंप्लायंस हैं। तो सिनेरियोज बेसिकली एफबीआर ने एक जो सिस्टम बनाया है, इसमें सिनेरियोज उसने ये डिफाइन किए हैं कि जब आप जोड़ने के अमल को स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन के प्रोसेस को जब आप लेके चलेंगे, तो आपने कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो पहले ही फॉलो कर लें, कि अगर आपकी इनवाइसिंग में सेल्स के पैरामीटर को फॉलो करने के लिए उसमें ये आइटम्स आ रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स यूज हो रही हैं, जो भी लॉज एज पर लॉज हैं, वो तमाम जो पैरामीटर हैं जोड़ने के अमल में पहले ही एफबीआर कहता है कि आप ये सब मैंने आपको रिटर्न में दे दी, ठीक है। आप ये एक टेस्ट है, जैसे आप अगर पायलट बनने जाते हैं तो उसका एक टेस्ट है कि भाई आप ये टेस्ट पास कर लोगे तो इट मींस कि आप पायलट बन गए और आप फिर आप कोई डर नहीं, आप आराम से जहाज उड़ा सकते हैं, ठीक है। एफबीआर भी ये कहते हैं कि मेरे ये पैरामीटर, आप ये जो टेस्ट पास करें ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको जो आपका बिजनेस है उसमें जो इनवाइस के पैरामीटर हैं या जो भी आपके बिजनेस के पैरामीटर हैं, वो सारे टेस्ट आप पहले ही पास कर लें। जब आपका अकाउंटेंट, क्योंकि वो तो लेमैन है, उसको तो कुछ भी नहीं पता, उसने तो सिंपल आना है, डेटा एंट्री करनी है और सेव कर देना है। ये तो जोड़ने वाले को पता होना चाहिए ना कि एफबीआर के जो प्राल के एपीआईज हैं, जो प्रोसेस है, इसके पैरामीटर सारे अगर ठीक हैं तो डेटा बिल्कुल एंड टू एंड सही जाएगा और एक्यूरेसी भी होगी और उसमें कोई ग्लिच भी नहीं होगा। तो उन सब के लिए उसने ये पैरामीटर पहले डिफाइन कर दिए कि आप ये पास कर लें। अगर आपने पास कर लिया, इट मींस हमें भी ये पता लग गया कि आपको सारा पता है कि किस तरह से इनवाइस पास करनी है, ठीक है। और आप ये पास कर लेंगे तो कल को जब आपका अकाउंटेंट कोई भी इनवाइस पास करेगा तो वो आंख बंद करके करे, क्योंकि कोई भी ऐसा मसला हो नहीं सकता, क्योंकि वो सारे टेस्ट पास करके आया है।
ठीक है, ये नहीं कि जहाज अगर आपने उड़ाना है तो पहले आपको उसकी तैयारी करनी है। एग्जैक्टली ठीक है, चलें अब थोड़ी सी चीज़ क्लियर होगी ना। अच्छा राव साहब, एक बड़ा एक अहम सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये सवाल है कि जिक्र हो रहा है QR कोड का, और इस QR कोड को लेके हमने एहतजाज भी देखा है, हमने धरने भी देखे हैं, हमने कंट्रोवर्सी भी देखी है। इस QR कोड की वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके अंदर इतने तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भी एक इस टाइम हॉट इशू है, जो आपने भी ये क्वेश्चन किया है। इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इस टाइम धरने हो रहे हैं, FIRs कट रही हैं, और मतलब हर बिजनेसेस ये चीख रहा है कि भाई ये QR कोड क्यों लगाया है। ठीक है, देखिए, अगर कोई बंदा ये कहता है कि यार मैं आपके बिज़नेस को सिक्योर करना चाहता हूँ, ठीक है, और एक रूल के, देखिए ये हमारे दीन में भी है कि जो भी काम करना है लिखत पढ़त कर लो। ठीक है, QR कोड बड़ा सिंपल, ये एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो कि एक बिज़नेस का, जब मैं आपकी किसी चीज़ को यूज़ करना चाहूँगा, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। ठीक है, आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से इजाज़त दी है, तो इट मीन्स कि अब मुझे इख्तियार है कि मैं आपकी चीज़ों का सही इस्तेमाल आपकी इजाज़त से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये QR कोड बेसिकली सिंपल एक ये वेक्टर है जिसमें FBR ने ये फैसिलिटेट किया है और सिक्योर किया है तमाम बिजनेसेस को कि वो अपना डेटा जिसको भी शो करेंगे वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, क्योंकि इस टाइम इंटीग्रेशन का जब भीड़ चाल चली है ना, तो हर बंदा लोगों के अकाउंट एक्सेस कर रहा है और मतलब इनवाइसिंग प्रोसेस कर रहा है विदाउट गेटिंग देयर प्रायर अप्रूवल्स। तो उसके लिए FBR ने कहा कि आप जो भी करें आप बिजनेस ओनर की परमिशन के साथ तो इसमें एतराज़ क्या है फिर? एतराज़ सिर्फ यही, एतराज़ की जो ऑब्जेक्शन है ना वो ये है, वो सिंपल, वो ये कहते हैं जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, जैसे मेरा बिजनेस है और मेरे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके पास आप मेरे अलावा 500 और क्लाइंट हैं। अब वो हर क्लाइंट की वर्किंग के लिए पहले मेरे से कहेंगे, अप्रूवल लेंगे, तो उनका एक बहुत बड़ा जो एरिया है, मतलब टाइम जो है बेसिकली वो कंज्यूम होगा, और एक उनको मतलब ये बहुत बड़ी एक हैसल मिलेगी कि यार मुझे क्यों इतना ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूं, और मैं अपने हर चीज़ के लिए मैं अपने क्लाइंट से क्यों अप्रूवल लूँ। लेकिन ये बहुत सिंपल हुआ है, और ये देखें FBR ने ये बिल्कुल भी नहीं हटाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस पे ये आज एक और भी मैं चलें, एक और एंगल से देखते हैं। अगर आपने अपनी इजाज़त से दिया है तो टैक्स कंसल्टेंट भी तो सिक्योर हो गया। अगर कोई भी बात ऐसी हो जाती है तो FBR के रिकॉर्ड में ये है कि ऑथेंटिकेशन आपकी तरफ से मिली है, ठीक है ना, तो दोनों सिक्योर हैं। FBR ये चाहता है सब लोग काम करें लेकिन सिक्योर वे में, तो उसके लिए ये कोड है। इसमें लेकिन मेरी राव साहब थोड़ी सी ज़रा जो नाकिस अकल है उसमें ये बात जो आपने अभी तक एक्सप्लेन किया, बताइए, समझाइए। QR कोड होता है जिससे आप परमिशन अगले से लेते हैं और फिर वो चीज़ आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल के अंदर फंक्शन होता है, आपने किसी का QR कोड स्कैन किया तो फिर आपने उसके इंटरनेट तक एक्सेस हासिल कर ली, या आपने उसकी ऐप तक आप चले गए उसके QR कोड के ज़रिए जी। तो ये चीज़ तो जैसा कि आप बता रहे हैं, फिर तो ये बिज़नेस ओनर के फ़ायदे की चीज़ है। अगर वो आप 2 वे ऑथेंटिफिकेशन उसकी हो रही है, उसके बाद वो चीज़ उस तक पहुँच रहा है। देखें, एक और ऑटोमेशन का स्टेप है इस पर, जो कि FBR ने, हमने भी जितनी भी बात की है पहले, टैक्स आसान एप्लीकेशन है, वो FBR ने आपके प्ले स्टोर या मोबाइल दूसरे जो एप्पल स्टोर है उस पर दे दी है। आप सिंपल वहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके और अपने पास टैक्स आसान एप्लीकेशन को रजिस्टर करें और QR कोड स्कैन करें। ठीक है, इससे एक बेनिफिट तो ये हुआ कि आप आदी हो जाएंगे कि यार मेरे टैक्स के जो उसमें चीज़ें हैं, जो भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, मेरे जो FBR के साथ मामला चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप आजकल का इतना बिजी शेड्यूल है, किसके पास टाइम है? वो कहता है ठीक है जो मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने कर दिया वो कर दिया जनाब। अब बिजनेस ओनर के पास कहते हैं आप एटलीस्ट आप देखो तो सही कि चल क्या रहा है, तो वो उन्होंने दे दिया कि आप ये करें। और दूसरा देखिए, आपके एक ऑनर है, मैं बैठा हूँ, आपने जो टैक्स कंसल्टेंट रोज रोज तो उसने वो नहीं करना, उसने जब भी प्रोसेस करना है उसने कहना जी मैं आपका अकाउंट एक्सेस करने जा रहा हूँ, आप अपने चेक उस पर QR कोड आएगा वो दे दीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, स्कैन करेंगे वो प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो ये भी एक समझ लें कि एडिक्शन वो ऐसा ऐसा बिजनेस ओनर को दे रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को चेक करें, मॉनिटर करें, रिपोर्ट्स चेक करें, अपने टैक्स आसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और देखें कि क्या लेना देना आपका चल रहा है।
ठीक है, यानी कि इस पे एहतजाज धरने नहीं बनते, बल्कि इसको समझना चाहिए। ना तो इमोशनल होने की ज़रूरत है और ना हाइपर होने की ज़रूरत है। रिलैक्स होके आप सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो ही बेहतर है। ट्रस्ट प्रोसेस का हिस्सा बने। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक और चीज़ वो ये राव साहब, चले हम मान लेते हैं कि इसकी जो प्रोसेस है डिजिटलाइजेशन का ये हो जाता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, जैसा कि हम एक थर्ड गियर पे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं, तो जो कंसल्टेंट है, जो लीगल एडवाइज़र है, जो टैक्स कंसल्टेंट है, वो फिर कहीं इसमें ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया? यानी कि क्या ये तमाम तरह जो एंटी टैक्स कंसल्टेंट या उसको कोई रिमूव करने की तो चीज़ नहीं है ये सारा प्रोसेस? देखिए, आपने भी दुखती रख पे हाथ रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपने रेज किया है। मेरी ना अभी ये जो महीना लास्ट गुजरा है ना, बहुत सारे प्रैक्टिशनर, ऑडिट फर्म, चार्टर्ड फर्म्स और जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, इनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। इसमें बहुत सारे जो टैक्स कंसल्टेंट है ना, मैंने उनको यही देखते सुना है कि यार हमारी जो अपनी लाइफ है ना, वो इतनी बिजी है कि हमारे पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। और हम इवन दो कि गाड़ी में भी हम मीटिंग कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ, और हमारी अपनी कोई सोशल एक्टिविटी रही नहीं है। एक तरफ से ये बात कर रहे हैं सब लोग कि हम बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हुए हैं, कि हमारा जो मैनुअल प्रोसेस है ये बहुत लेंथी है। आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द है, और हम आप अगर FBI ये कहता है ठीक है मैं इसकी दवाई भी दे रहा हूँ, और आप कहते हैं नहीं मैंने नहीं लेनी और मैंने एहतजाज ही करना है। ठीक है, हर बंदा इस टाइम ओवरलोड हुआ हुआ है। FBR फैसिलिटेट कर रहा है तमाम इस इकॉनमी को, इस कैटेगरी को, जो कि टैक्स ऑडिट कंसल्टेंट प्रैक्टिशनर हैं, कि आप ऑटोमेशन प्रोसेस अडॉप्ट करें, अपने आप को रिलैक्स करें और अगले इस लेवल पे जाके सोचें। लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हर इंडिविजुअल को करनी है। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट ऐसे है कि एक बंदा सिंपल बुक लेके, खाते लेके बैठा हुआ है, वो टैक्स कंसल्टेंट भी है, और लोग जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो दौर ख़त्म हो गया है। ऑटोमेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करें, ठीक है, तमाम बिजनेसेस ऑटोमेट हो गए, आपकी अप्रूवल्स पे हर चीज़ चली गई। आपका जो क्लाइंट है वो पहले उसके तमाम डेटा एंट्रियाँ के लिए आप कर रहे होते थे, टैक्स कभी सही आ रहे हैं, कभी गलत जा रहे हैं, और उसमें डिलेज आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसमें वो प्रॉब्लम्स थे। आज FBR ने वो सारे सॉल्व कर दिए। कैसे कि आप ही का क्लाइंट इनवाइस पास कर रहा है, टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, एनेक्चर C में डेटा खुद ब खुद जा रहा है, इनवाइसिंग खुद ब खुद सिंक हो रही हैं, आउटपुट की कुछ बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, और सारा कुछ ऑटोमेट हो गया। अब टैक्स कंसल्टेंट का रोल, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, डबल हो गया है, और उसकी जो ऑनरशिप है वो ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, देखें, यानी कि वो चीज़ नहीं है कि FBR ने उसको जो है वो मिडलमैन को साइड पे कर दिया। देखें, डिजिटलाइज हो गया ना। आप बीइंग एज ए बिजनेस पर्सन, आपने कोई इनवाइस बनाई, और मतलब सपोज करें मैं अगर आइसोलेट ERP के सिस्टम की बात करता हूँ, हमने वैलिडेशन भी रखी हुई, अप्रूवल भी रखे हुए हैं। आपने इनवाइस बनाई, आपने मार्क कर दिया अपने कंसल्टेंट को कि आप चेक करो। आपका जो कंसल्टेंट है पहले वो बनाता था, अब वो सिर्फ रिव्यू कर रहा है, टाइम बचा, ठीक है, टाइम अब अपनी फैमिलीज को दें, कितनी जिंदगी रह गई है। यानी कि आसान लफ्जों में ये बात है कि भाई आप अपना काम आसान कर लें, आसान कर रहे हैं, आसान अल्फाज में उनका काम भी आसान हो रहा है। अब देखें, जहां वो 500 क्लाइंट हैंडल कर रहे थे, अब वो उनका रेवेन्यू डबल हो सकता है। वही उनका जो टाइम है, अगर वो यूटिलाइज करें तो वो अपना क्लाइंट 1000 कर लें, ठीक है, और टैक्स जो लीगल एडवाइस, स्ट्रेटेजिक प्लान जो हैं उस लेवल पे वो चले जाए। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप सिस्टम बेस्ड ऑडिट करें, सिस्टम बेस्ड तमाम चीज़ें कंप्लायंस फॉलो करें, और आप एजुकेट करें अपने क्लाइंट को और उसके चार्जेस लें। और सेकेंडली, अगर कोई बिजनेस ऐसा है, उसको वो कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनवाइसिंग करूं, ठीक है, वो आपको इनवाइस दे रहा है, आप उसी के पोर्टल से आप इनवाइस करना चाह रहे हैं, आप मतलब यही ऐप यूज करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आइसोलेट ERP सिस्टम, इसी के थ्रू वो आप इनवाइस पास करें, उसके पास भी चली जाएगी नोटिफिकेशन कि वो देखेगा हाँ अप्रूव हो गया है। शाम को आप सिंक करें और डेटा आपका क्लोज हो गया। आपको मंथ एंड पे जो इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी वो करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बच गया, आपका टाइम बच गया, काम आसान हो गया। बिल्कुल, आप अपनी फैमिली को टाइम दें, आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करें, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा, आपको बल्कि हर तरह से इसमें जो है वो बेनिफिट ही नजर आ रहा है, अगर आप प्रोसेस को जरा समझें। अच्छा, मैंने स्टार्ट में इंट्रो में बात मैंने की थी, वर्ड मैंने यूज़ किया था डिजिटल इकोनॉमी का। आजकल हमारे बड़ा ये लफ्ज़ चल रहा है, बड़ी इस पर बात हो रही है डिजिटल इकोनॉमी पे। ये जो आपने सारा इतनी डिस्कशन अभी तक की है, इससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हासिल होगा?
देखिए अब शुरू में भी मतलब मैंने आप जैसे ये बताया था कि सबसे जो इकॉनमी को फ़ायदा, अगर कब हम सबसे इकॉनमी को फ़ायदा देना चाह रहे हैं तो हमें इकॉनमी के वो तमाम ड्रॉबैक्स, प्रॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमें देखने हैं, उसका एनालिसिस करना है। और एनालिसिस के लिए हमें डेटा चाहिए, जो कि बीइंग एज ए मतलब एफबीआर को डेटा चाहिए ना, डेटा, एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स चाहिए, उसको फिगर्स चाहिए, ताकि वो एनालिसिस करे। फिर गवर्नमेंट है, ठीक है, एक तरफ एफबीआर है, ये सब आपस में बैठ के ये देखेंगे कि ये डेटा आ रहा है, हमारा ये बिज़नेस सफ़र कर रहा है, इसको हमें प्रमोट करना है या इसको बेनिफिट्स देने हैं, इकॉनमी को बेनिफिट्स देने हैं। जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, हर बंदा टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा, सबकी आप अगर टैक्स में एक इंडिविजुअल बंदा है, वो अगर उसका किसी को पता ही नहीं है कि वो भूखा मर रहा है या वो एक करोड़ों का मार रहा है, तो कोई गवर्नमेंट किस तरह से ये जज करेगी कि उसको क्या चाहिए। लेकिन पॉलिसीज वो होती हैं जिससे सबको फायदा हो, सबको फायदा हो, मुल्क को फायदा हो, बिजनेस ओनर को फायदा हो, अवाम को फायदा हो, इंटीग्रेटर्स को फायदा हो, सबको उसमें फायदा होना चाहिए। देखिए ये सब आप लोगों के फैसिलिटेटर हैं, एफबीआर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, ये गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो बिजनेस की बेनिफिट के लिए बनाती है। कभी भी ऐसा सोचा है कि किसी कंट्री ने बेनिफिट अपने, क्योंकि ये तो जो बिजनेसेस हैं ये बैकबोन है, इन्हीं को चलाना है, इन्हीं को ग्रो करना है, इससे जो हमारी इकोनॉमी है इसको एस्टेब्लिश करना है, प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है, और इंडिविजुअल एंड यूजर तक उसके बेनिफिट जाएंगे। वो तमाम कब जाएंगे? जब तमाम आपस में जुड़ जाएंगे, इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, डिजिटलाइजेशन जो है वो 100% इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो जाएगी, तो फिर हर बंदे का एक एक्चुअल फिगर जो है वो नज़र आ जाएगी। तो फिर उस हिसाब से जिसको जो बेनिफिट बनते हैं वो मिलेंगे, उस तक पहुंचेंगे, ज्यादती नहीं होगी किसी के साथ। अच्छा, आप बिजनेस की बात करें पाकिस्तान के अंदर, मेरे माइंड में एक सवाल और आ गया, मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ आपसे। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जितने चले जाए, अब शालम मार्केट चले जाए, बहुत सारी मार्केट्स में चाइना का माल बेतहाशा है, चाइना से बहुत चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, उस पर जो क्या कह सकते हैं डंपिंग ड्यूटी होती है, एडिशनल ड्यूटी होती है, क्या उसको थोड़ा सा बढ़ाना नहीं चाहिए? क्योंकि जो हमारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, उसको प्रमोट हमें करना चाहिए, उसको फ़ायदा होना चाहिए। देखें, ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है ना एफबीआर का, इसकी सबसे मेन जो प्रायोरिटी है ना वो यही है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको इस्टेब्लिश करना है, अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडस्ट्री को ग्रो करना है। अब इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए देखें चाइना इस टाइम क्यों इतना सस्ता है, पूरी इकॉनमी डिजिटलाइज है, तमाम गवर्नमेंट को पता है कौन सा बिजनेस क्या कर रहा है, लेबर क्यों इस तरह से वो मैनेज कर पा रहे हैं, हर चीज़ वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि तमाम जो फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं वो तमाम कैलकुलेटेड हैं, सबके सामने हैं। वो अपनी इकॉनमी उसकी ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट उनको रिबेट दे रही है, उनको बेनिफिट्स दे रही है, अपनी इंडस्ट्री को और ग्रो कर रही है। अब पाकिस्तान की इस टाइम अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री है, जैसे स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में उनको महंगी चीज़ पड़ती है, या वो क्वालिटी नहीं पड़ती मिल पा रही, या वो रेट्स नहीं मिल पा रहे, ठीक है, या वो उतनी क्वांटिटी नहीं मिल पा रही। तो उसका उस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले उस इंडस्ट्री के जो ड्रॉबैक्स हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना है। उसको देखने के लिए आपको उस इंडस्ट्री को सबसे पहले डिजिटलाइज करना है कि यार उसके फैक्ट्स एंड फिगर तो सामने हैं कि ये इंडस्ट्री क्यों जो है सफ़र कर रही है और किस वजह से जो है ये मतलब हम इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे, या कौन से ऐसी सब्सिडीज़ हैं या जो ऐसे बेनिफिट्स हैं या रिबेट्स हैं या पॉलिसीज़ हैं जो कि हम इनको नहीं दे पा रहे, इनको ज़रूरत है। वो तभी होंगी जब ये अपने आप को टैक्स ब्रैकेट में लाएंगे, प्रॉपर अपने आप को सिस्टम को डिजिटलाइज करेंगे, अपनी तमाम चीज़ें जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे अपनी हर चीज़ सामने रखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप छुपाएंगे डॉक्टर से, जब आप रिपोर्ट कराएंगे तब तो निकलनी है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो गलत करेगा। तो इसीलिए यही है कि ये जब इस चीज़ को अगर आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, इकॉनमी डिजिटलाइज करें, मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं प्रॉपर कंप्लायंस फॉलो करें, और जब ये कंप्लायंस फॉलो हो जाएंगे तो फिर ये एक दिन इंशाल्लाह ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ये उस लेवल पे आ जाएगी कि हमारी इंपोर्ट जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी राइट। आपने एक टर्म यूज़ की थी, वापस मैं आता हूँ उस टॉपिक की तरफ। आपने कहा था प्राल का आपने जिक्र किया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे वो ये सामने आता है फिर कि मैं प्राल यूज़ क्यों करूँ, प्राल इंटीग्रेटर की क्या ज़रूरत है, मैं बाकी क्यों ना यूज़ करूँ? जी, ये सबसे हॉट क्वेश्चन इस टाइम यही है
कि अगर कि प्राल क्यों यूज़ करें और प्राइवेट इंटीग्रेटर को क्यों ना करें, या प्राइवेट इंटीग्रेटर को करें और प्राल को यूज़ क्यों ना करें। उसकी रीज़न देखें, प्राल सबसे पहले तो ट्रस्टवर्दी और FBR का एक मुस्तनिद वेरीफाइड जो है वो डिपार्टमेंट है। प्राल जी डायरेक्ट कनेक्टेड है, रियल टाइम बेसिस सपोर्ट है, जो कंप्लाइंस आ रही हैं सबसे पहले प्राल के पास आ रही हैं। और सबसे जो अगर हम देखा जाए पब्लिक बेनिफिट क्या है इसमें, पब्लिक बेनिफिट ये है कि जो प्राइवेट इंटीग्रेटर है वो बहुत एक्सपेंसिव है और बिजनेस की इस टाइम इतनी नहीं है हिम्मत, इस्तात नहीं है कि वो इतनी अमाउंट्स पे करे इस डिजिटलाइजेशन में, जबकि वो कह रहा है कि मैं तो भूखा मर रहा हूँ। तो उसके लिए FBR ने ये एक बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है कि आप उसने ये FBR ये कह रहा है कि ये प्राल फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिलायबल है, ऑथेंटिक है और ब्लैकमेलिंग नहीं है आपकी। अगर आप सपोज करें प्राल के मल्टीपल जो है वो इंटीग्रेटर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई भी इंटीग्रेटर जैसे आइसोलेट ERP है या कोई और डेस्कटॉप बेस है या और कोई क्लाउड बेस है, अगर कोई आप किसी के साथ कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद कल को आप कहते हैं यार हमें तो सर्विस अच्छी नहीं मिल रही या आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उससे एक प्राल को ईमेल करें और उससे कि मुझे इससे डीलिंग कर दे, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर्विस प्रोवाइडर। वो आपको डीलिंग कर देगा, आप किसी और के साथ जुड़ जाएं। तो इसके लिए आप एक तो ब्लैकमेल नहीं हो रहे, सर्विसेज आपको इकोनॉमिक सर्विस जो इकोनॉमिकल सर्विसेज हैं वो आपको मिल रही हैं, एक ह्यूज कॉस्ट जोड़ने की जो इंटीग्रेशन की है वो आपको पे नहीं करनी पड़ रही। तो ये सारे प्रोसेस अगर आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो इसके लिए मेरा भी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप प्राल को जो है वो करें, और जो इसके इंटीग्रेटर है ना एटलीस्ट आप ये वेरीफाई कर लें जो इंटीग्रेटर है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसका रजिस्टर्ड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है, आपके बैकबोन है फाइनेंशियल, उसको अगर कोई छेड़ रहा है तो एटलीस्ट वो पाकिस्तान में कहीं से तो रजिस्टर्ड होना चाहिए ना। एक सड़क छाप बंदे को आप कह देंगे यार आप ये कर लो, या वो वेरीफाइड नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, कल को वो भाग गया, ज्यादा मसला रिलायबिलिटी का है, सबसे मेन फैक्टर रिलायबिलिटी है। तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एक डिपार्टमेंट है जो ये कहता है कि ठीक है जो बंदे पाकिस्तान में IT का काम कर रहे हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड होने चाहिए IT फर्म्स। तो वो आपने ये लाजमी चेक करना है कि अगर कोई प्राल का इंटीग्रेटर है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है या नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो टूल वो दे रहा है आपको वो रिलायबल है, वो पेड है, क्रैक वर्जन तो नहीं यूज कर रहा, आउटडेटेड तो नहीं यूज कर रहा, वो अप टू द मार्केट है। ये सारी चीजें आप बस देख लीजिएगा, यही मेन पैरामीटर है, बस आपने जो इसको फोकस करना है। वेरी राइट, वेरी राइट। और आपने जिक्र किया कि मैं अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यार ये मैं इसे डिस्कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसे पीछे हटना चाह रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो क्या मैं पॉसिबल है मैं हो सकता हूँ अलग पीछे हो सकता हूँ? 100% आप हो सकते हैं। आप एक ही आप मेल करें प्राल को, वो आपको डीलिंग करके आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जब तक आप सेटिस्फाइड हैं, आपको अच्छी सर्विस मिल रही है, आप उसके साथ चलें। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि वो कंप्लायंस ही प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा, आपका डेटा सही वैलिडेट नहीं हो रहा, आपका डेटा आप भेज क्या रहे हैं, जा क्या रहा है, टैक्स क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस तरह से अगर कोई ऐसा जो आपकी इनवाइस सिंक्रोनाइज हो ही नहीं पा रही, जुड़ने का अमल पूरा ही नहीं हो पा रहा, तो आप वो सोल्यूशन लें जो आपके लिए रिलायबल है। ठीक, यानी कि हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। राइट, कोई आप मैसेज देना चाहें राव साहब ऑडियंस आपको देख रहे हैं, इस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें प्लेटफॉर्म से? सबसे मेन तो कि ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें। मेन पॉइंट तो ये, क्योंकि हम अपने बिजनेस हमारे लिए सेकंड है, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। बीइंग एज ए पाकिस्तानी नेशनल हमें अपने मुल्क को देखना है, अपनी इकॉनमी को देखना है, और हमारा यही सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कंट्री बने। और सेकेंडली ये है कि जो अपने सिस्टम है इसको इंटीग्रेशन को एज सुन एज पॉसिबल आप कनेक्ट करें। उस कनेक्ट करने के लिए आप जो भी हमने अभी आपको बताया आइसोलेट ERP सिस्टम एक मतलब वर्ल्ड क्लास ये एप्लीकेशन है, पावर्ड बाय AI, तमाम लेटेस्ट फीचर्स हैं, इसको अडॉप्ट करें ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट और राइट ट्रैक पे चले। राइट, वेरी वेरी गुड मैसेज। और मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। जैसा कि पूरी डिस्कशन में मुझे आपकी बात का जो क्रक्स अगर मैं कह सकता हूँ वो ये कह सकता हूँ कि इस नए प्रोसेस का हिस्सा बने, इस पे ट्रस्ट करें, इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करें और अपना टाइम भी बचाएं
अपना कीमती वक्त जो आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं आप वो करें। आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो भी आपको फ़ायदा है। और इससे सबसे बढ़ के ये जो सबसे अहम चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। ये गियर 2 है, ये सक्सेसफुल होगा, हम गियर 3 लगाएंगे, हम गियर 4 लगाएंगे और फिर गाड़ी जल्द से जल्द पाकिस्तान की चलती रहेगी। बिल्कुल। मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों ने जो पूरी हमारी डिस्कशन सुनी है, जो अभी हमने राव साहब का बड़ा कीमती वक्त लिया है, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं लेकिन टाइम निकाला है उन्होंने, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप अगर कोई चीज़ इनसे पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो हमारे प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहाँ जहाँ भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरी आदत ये है कि मैं उसको ख़ुद भी पढ़ता हूँ और मैं उन क्वेश्चंस को जो हमारे गेस्ट आज आए हैं उनके सामने भी रखूँगा और मैं उनसे बात करके, उनसे पूछ के आपको उसका जवाब भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।